नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 21 सितंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट जो है आपसे वो यही है कि प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है यूपीपीसीएस के एग्जाम को क्रैक करना, यानी कि आपका एग्जाम क्रैक हो। साथ ही साथ में अगर आपका लक्ष्य यूपीपीएससी आरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है तो ये दोनों एग्जाम जो है ना सिर्फ आप क्रैक करें बल्कि आप एक जो है बेहतर रैंक को अचीव करें, क्योंकि जब आप बेहतर रैंक अचीव करते हैं तो आपके प्रमोशन वगैरह में क्या होता है, फायदेमंद वो चीजें होती हैं। तो मेरा टारगेट यही है कि मैं आपके लक्ष्य के साथ कदम से कदम मिला के चल सकूं और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप निरंतर जो है पढ़ाई अपनी करते रहें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। ठीक है, तो पीसीएस के थ्रू मुझे आप लोग की पोस्ट एसडीएम की, डिप्टी एसपी की या जो आपकी खुद की पोस्ट होगी पसंदीदा, आप उसको हासिल करिए और आरओ एआरओ की परीक्षा में आपका सिलेक्शन आरओ में होना चाहिए और आरओ में बेसिकली टॉप मोस्ट पोस्ट आपकी होनी चाहिए। यह ध्येय आपका क्या कहते हैं होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, अच्छा, जो करंट अफेयर्स कराता हूं भाई साहब सारे के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं। आप किसी भी मैगजीन को उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट जो मैगजीन आई होंगी, जैसे आजकल मैगजीन क्या होती है 1 मंथ एडवांस आती है। जैसे अभी सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर की मैगजीन मार्केट में आ गई होंगी। अक्टूबर की मैगजीन आप उठा के देखिए और अभी जो हमने करंट अफेयर्स कराया है आप उससे मैच करिए। लगभग सभी प्रश्न आपको वहां पर जो है मिल जाएंगे। कुछ नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे तो ये समझ जाना कि वो इंपॉर्टेंट उतने आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैगजीन का काम क्या होता है, वो सभी क्वेश्चंस को कराते हैं, क्योंकि उनको मैगजीन को पब्लिश करना होता है। जब तक उनमें पेजेस नहीं होंगे तब तक क्या होगा, मार्केट में रिलीज नहीं हो पाएगी, यानी बच्चे खरीदेंगे नहीं। लेकिन हमारा काम यहां पर क्या है कि आपको सिलेक्टिव करंट अफेयर्स पढ़ाना, यानी कि जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आपके समय को बचाया जाता है। आप लोग कई बार शिकायत करते हो कि सर कम करंट अफेयर्स करा रहे हैं। भाई साहब, कम करंट अफेयर्स नहीं रहता है। आप जितना करा 8 क्वेश्चन अगर आपको कराता हूं मैं, लगभग 25 दिन क्लासेस चलती है आपकी। ठीक है, बहुत हो गया इतना करंट अफेयर्स। और एक चीज के साथ में कई सारी चीजें वहां पर मैं ऐड ऑन करा देता हूं आपको, तो अपने आप में बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स ऑलरेडी 400-500 प्रश्न हो जाते हैं आपके एक ही महीने में, और इतना बहुत है। ठीक है, इतना कर लोगे ना काम आपका बन जाएगा। ठीक है, तो परेशान मत हुआ करो। आप लोग परेशान बहुत ज्यादा होते हो। आप लोगों को दिक्कत क्या है ना, भर भर के पीडीएफ चाहिए, भर भर के कंटेंट चाहिए। भाई सिलेक्शन नहीं होगा इससे। कम से कम पढ़ो और उसका मैक्सिमम आउटपुट निकालो। ध्यान रखना इस बात का, ये नहीं कि बहुत पढ़े जा रहे हो और उसका आउटपुट निकाल नहीं पा रहे हो। ये गलती आपको नहीं करनी है। स्मार्ट तरीका आपको फॉलो करना है, यानी कि आपको जो है क्या करना है, कम से कम कंटेंट को पढ़ना है और मैक्सिमम उसका आउटपुट निकालना। ये बात मेरी ध्यान से सुन लेना इस बात को। ठीक है, चलो अब आइए हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। तूतीकोरिन किस राज्य में स्थित है, कल हमने आपको बताया था। तो तूतीकोरिन बेसिकली तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत किस राज्य में की गई, तो ये की गई भाई साहब गुजरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सद्भाव का संबंध किससे है, तो बेसिकली क्या था, जो तूफान यागी आया था और उस तूफान यागी से प्रभावित जो म्यांमार, लाओस और वियतनाम है, उनको भारत द्वारा जो है ऑपरेशन सद्भाव के माध्यम से क्या किया गया, मानवीय सहायता प्रदान किया गया, अर्थात उसकी जो है हेल्प करने के लिए बहुत सारे जो है चीजें वहां पर प्रोवाइड कराई गई। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अक्सर ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि यहां पर भारत की प्रतिष्ठा होती है, भारत की अच्छाई होती है। ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहां पर कोई भूस्खलन आ गया होता है, कोई भूकंप आ गया होता है, तब जब उस देश में कोई कार्यक्रम चलाया जाता है, कोई ऑपरेशन चलाया जाता है, तो वो ऑपरेशन बेसिकली आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की जो संरचना है, वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है, अर्थात जो है क्या कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है, और क्या कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, है ना। तो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत पर भारत कार्य करता है और इसी सिद्धांत पर, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर ही दरअसल भारत की जो वैदेशिक नीति है वो भी कार्य करती है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दरअसल भारत इस नीति का क्या करता है, पालन करता है। आईआर जब आप लोग पढ़ेंगे, अर्थात जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आप लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर आप पंचशील सिद्धांतों को पढ़ेंगे। वहां पर भारत की सांस्कृतिक जो चीजें हैं उसका क्या निचोड़ लिया गया है आईआर में, वो सारी चीजें आप पेपर
सेकंड में पढ़ोगे पीसीएस के या फिर यूपीएससी के या फिर अदर स्टेट के पेपर में। ओके चलो, क्वेश्चन क्या है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा भास्कर प्रोग्राम को की शुरुआत की गई है? तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा दरअसल भास्कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और कल हमने आपको बताया था कि स्टार्टअप कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके बताइए स्टार्टअप प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। हो सकता है आप एग्जाम में पूछ ले। नेक्स्ट है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? भाई साहब तो ये मनाया जाता है हर साल 17 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा पोलियो अभियान को स्थगित कर दिया गया? तो वो आपका पड़ोसी देश कौन है जहां पर तालिबान का शासन है? वो देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान ने बेसिकली क्या किया है, पोलियो कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। हालांकि बहुत चिंता वाली बात है ये, लेकिन ठीक है क्या कर सकते हैं, तालिबान तो तालिबान है। ठीक है, ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट 2024 के अंतर्गत विश्व का सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है आपका नेस्ले। और नेस्ले के बारे में आप जानते हो कि नेस्ले के प्रोडक्ट आप लोग यूज भी करते होंगे। नेक्स्ट है, सैनिटरी पैड हेतु आर्थिक मदद देने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया? भाई साहब मध्य प्रदेश बन गया है। और कल हमने आपको बताया था कि सैनिटरी पैड कई राज्यों में मुफ्त में दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य ऐसा हो गया जहां पर सैनिटरी पैड के लिए सरकार क्या करेगी, आपको कुछ पैसे देगी, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, ये रिपीटेड प्रश्न है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो कि महत्वपूर्ण भी है। तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड? तो इसका सही जो उत्तर है भाई साहब वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जितने भी लोगों ने कमेंट किया था सभी लोगों को शुभकामनाएं, सभी लोग अच्छे से करते रहिए और कमेंट का रिप्लाई जो है आप लोग, यानी कि क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, इंदौर या फिर मुंबई? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली। देखो एक बात ध्यान रखना कि कहीं पर कोई सबमिट हो रही हो, कहीं पर कुछ आयोजन हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होता, फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता है यार कि ये ए वाला ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही होगा, याद रखना कि अगर आपको तुक्का मारना है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके प्रश्न नहीं पूरे हो पा रहे हैं कट ऑफ के लिए, अगर आपको रिस्क लेना है तो ऐसे प्रश्नों पर आप रिस्क ले सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन में से अगर दिल्ली वाला, नई दिल्ली अगर ऑप्शन में है, तो अधिकतर चांस में यह होता है कि जो नई दिल्ली है ना, वो जो है क्या होती है, सही हो जाती है। ये बात मेरी थोड़ा सा एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं। और कुछ चीजें और ऐसी होती हैं, जैसे कि कूट वाले जो प्रश्न होते हैं ना, कूट वाले, जैसे कि बताओ इसमें से एक सही है या एक और दो सही है, एक सही है दो नहीं सही है, ऐसे वाले प्रश्नों में एक एवं दो दोनों सही हैं, ये वाला लगभग क्या होता है, सही उत्तर होता है, एक एवं दो सही है। और एक और होता है जिसमें एक दो की व्याख्या सही करता है, ए सही है पर दो की व्याख्या सही करता है, ऐसा कुछ प्रश्न आता है। उस प्रकार के प्रश्नों में भी क्या होता है कि जो विकल्प ए वाला होता है, ऐसा कहा जाता है कि ए सत्य है, क्या ए सत्य है, सही है, और बी इसकी सही व्याख्या करता है। इस प्रकार का जो ऑप्शन आपको दिखेगा, वो वाला ऑप्शन भी क्या होता है, अधिकतर चांसों में जो है क्या होता है, सही होता है। इसको जरा नोट कर लीजिएगा। मैंने क्या बताया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जहां पर ऑप्शन में यह रहे कि एक और दो दोनों सही हैं, ऐसे वाले ऑप्शन अधिकतर चांसों में क्या रहते हैं, सही रहते हैं। तो कभी अगर आपको रिस्क लेना हो तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। माना कि एग्जांपल बी वाले ऑप्शन में लिखा है कि बी वाले ऑप्शन में लिखा है एक और दो दोनों सही हैं, उसी को टिक कर दीजिएगा। अगर आपको रिस्क लेना होगा तो मेरी बात में मत जाना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि ऐसे मामले में ये वाला ऑप्शन लगभग सही रहता है। और दूसरा, एक ऑप्शन में और आता है कि ए सत्य है किंतु ए सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। ऐसा वाला प्रश्न भी, ऐसा वाला विकल्प आपके मामले में लगभग क्या होता है, सही रहता है। और सीसैट को अगर आप देखोगे ना, सीसैट जो आप करते हो, सीसैट में मैंने नोटिस किया है, क्योंकि मैं पीआईक्यूज करा रहा हूं सीसैट में, सीसैट के अधिकतर जो है ऑप्शंस में सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है भाई साहब, सी वाला ऑप्शन। ये मेरी बहुत खतरनाक एनालिसिस है, आप लोग देखिएगा जरा एक बार, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन सीसैट में मैंने नोटिस किया कि जो सी ऑप्शन है वो क्या हो रहा है, बहुत सही हो रहा है। लेकिन प्लीज पढ़ के जाना, या ऐसा मत कहना कि सर कह रहे थे यही वाला से होता है। हाँ, इसमें तो लगभग ये ऑप्शन होते हैं, ठीक है, आप नोटिस कर लीजिएगा खुद। इसलिए मैं कहता हूं पीवाईक्यूज को लगाया करो। पीवाईक्यू जब आप लगाओगे तो बहुत प्रकार की एनालिसिस आपको देखने को मिलेगी वहां पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मंत्र मैंने दे दिया आपको, झाड़ फूक वाला है ना,
पढ़ के जाना भाई साहब, इसके भरोसे जाओगे ना तो लटक जाओगे। ठीक है, याद रखना कि सर ने कह दिया था कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूं कि अगर कभी फंसे इस तरीके के क्वेश्चंस में तो ऐसा विकल्प चुन सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने बताया कि अगर इस प्रकार के प्रश्नों में अगर आपको लगे कि आपको बिल्कुल नहीं आता, आपको रिस्क लेना है एक प्रश्न में, तो आप नई दिल्ली पर टिक करके रिस्क ले सकते हैं। अधिकतर चांस में, लगभग 70% चांस में ये उत्तर आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट है, तो फिर वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन बेसिकली नई दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में 4 दिवसीय कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 नई दिल्ली के कहां पर, भारत मंडपम में शुरू किया गया। भाई साहब डिटेल्स में ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, इसके अलावा जो भागीदार देश है वो कौन से हैं, भागीदार देश में जापान इसका भागीदार देश है, और जबकि जो वियतनाम आपका है, वियतनाम और ईरान पर विशेष ध्यान केंद्रित रहेगा। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इस कार्यक्रम लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है खाद्य प्रसंस्करण यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग होती है के क्षेत्र में नवाचार यानी कि इनोवेशन और प्रौद्योगिकी और स्थायित्व के प्रयासों में समन्वय करना है। बेसिकली ये क्या है, इसका मोटो है यानी कि इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बैम्बो के बारे में आप लोग जानते होंगे, यदि आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो निश्चित तौर पर आपको बांस के बहुत सारे बड़े बड़े जो है प्लांट्स क्या होते होंगे, देखने को मिलते होंगे। और जहां पर इकट्ठे बहुत सारे बांस लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं आपके क्षेत्र में, जरा बताओ मुझे, अगर आपको पता है तो। हमारे क्षेत्र में बांस जहां पर इकट्ठे लगे होते हैं उसको कहते हैं बांस की कोठी। खासकर जो इलाका आपका कैसा कौन सा है, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, लखनऊ का कुछ एरिया, ये सब लगभग झांसी का समथिंग आसपास का, उसको बोलते हैं बांस की कोठी। ठीक है, कोठी मतलब समझते होंगे ना, मतलब एक तरीके से घर एक बांस होगा। ठीक है, इकट्ठे बांस होते हैं। बांस की पूजा भी की जाती है। अगर आपके यहाँ कथा वगैरह होता होगा तो बांस को रखा जाता है, उसकी डंठी को ला करके, डंठल को ला करके, है ना। लेकिन बांस जो होता है बेसिकली घास के रूप में आता है, जो सबसे तेज प्रगति करता है। बांस कुछ समय तक बिल्कुल जो है ग्रोथ नहीं करता, लेकिन जब ग्रोथ करता है तो बहुत स्पीड के साथ करता है। आप अपनी तैयारी को भी कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब भी आप एग्जाम दें, हो सकता है आप 1 साल का गैप लें, हो सकता है लगातार कई साल आपका एग्जाम नहीं निकल रहा हो, कोई बात नहीं, आप क्या करो, ब्रेक लो। ब्रेक लेने के बाद क्या करो, खूब पढ़ो, खूब जम के पढ़ो, और जम के पढ़ने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, बैठो और एग्जाम दो और क्रैक कर लो। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना है। तो बताओ विश्व बांस दिवस मनाया था, कब मनाया जाता है, 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर या फिर 21 सितंबर, कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है भैया 18 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, बी इज द राइट आंसर। और बांस का प्रयोग निश्चित तौर पर आप सभी लोग जानते होंगे, जो लोग गांव से खासकर होंगे वो बांस के बारे में बखूबी जानते होंगे कि इसका इस्तेमाल कहां कहां से किया जाता है। पूजा से लेकर के व्यक्ति के अंत्येष्टि कार्यक्रम तक जो है बांस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारी जगहों पर पुल निर्माण में से लेकर के घर बनाना, होटल रेस्टोरेंट बनाना, बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है, अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। उद्देश्य क्या है भाई साहब इसका, सतत विकास में बांस के महत्व और वैश्विक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समुदायों के लिए इसके कई लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना, बेसिकली कि बांस की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इसके अलावा अब सोचो, बांस एक ऐसी चीज है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कंक्रीट, ईंट, पत्थर कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, आप बांस से, केवल बैम्बू से आप बहुत अच्छा मकान बना सकते हो, बहुत अच्छा घर बना सकते हो। ठीक है, और मुझे तो लगता है कि सरकार को इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप साउथ के एरियाज में अगर आप जाओगे, मिजोरम, पूर्वोत्तर भारत में जाओगे तो बांस का इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है वहां पर। ठीक है, बांस को दुनिया के सबसे टिकाऊ पौधे में से एक माना जाता है, याद रखिएगा इस बात को। 18 सितंबर 2009 को, कब, 18 सितंबर 2009 को 8वें विश्व बांस कांग्रेस के दौरान प्रतिभागियों ने आधिकारिक तौर पर 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाए जाने की क्या की, घोषणा किया, यानी कि वहां पर उसको घोषित किया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अंशु सिंह, संतोष कश्यप, प्रदीप राज, इनमें से कोई नहीं, तो वो किया गया है संतोष कश्यप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं रहना है, भारतीय महिला फुटबॉल टीम है ये। ठीक है, और इसके कोच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, संतोष कश्यप को। उन्होंने किसका स्थान लिया, चौबा देवी का स्थान लिया है। और ऑल इंडिया फुटबॉल जो फेडरेशन है उसकी स्थापना कब हुई थी भाई साहब, 23 जून 1937 को हुई थी। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
और मुख्यालय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का कहां पर है? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जो प्रेजेंट टाइम के हैं कौन है इसके, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है? कल्याण चौबे हैं। याद रखिएगा इस वाले पॉइंट को भी आप लोग। नेक्स्ट है नागा चिंग चिली प्रमुख रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नागालैंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, बिहार। अभी चर्चाओं में है ये, यानी कि ये एक प्रकार का क्या होता है? फेस्टिवल भी होता है। तो ये बेसिकली ये क्या है? मिर्च है। तो ये नागालैंड में बेसिकली क्या होता है? पाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो नागा किंग चिली प्रमुख रूप से नागालैंड राज्य में पाया जाता है। याद रखिएगा। चर्चाओं में क्यों है भाई साहब? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि नागालैंड के सोईहामा गांव में नागा किंग चिली उत्सव प्रमुख रूप से अभी हाल ही में मनाया गया। ये एक प्रकार की मिर्च है, लेकिन इसकी उपयोगिता आदि को देखते हुए वहां पर जो है नागा जो किंग चिली है ऐसा एक त्योहार, ऐसा एक पर्व वहां पर मनाया जाता है। ठीक है। नागा किंग चिली दुनिया के सबसे तीखी मिर्च में से एक है। बहुत कड़वी होती है, बहुत ही तीखी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और वर्ष 2006 में इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा प्रमाणित भी किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2008 में इसे जीआई टैग अर्थात भौगोलिक संकेतक इसको प्रदान किया गया। और भाई साहब ये जो जीआई टैग है ये आपके एग्जाम के लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में दरअसल अभी हाल ही में किन किन चीजों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलो। अगस्त 2024 में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन, इसको आयोजित नहीं आयोजन कर लीजिएगा, का आयोजन कहां पर किया गया? बताइए भैया जी लोग। बहुत आसान प्रश्न है। नई दिल्ली, लखनऊ, बरेली या फिर मुंबई? तो अभी जो अगस्त 2024 में जो विरासत प्रदर्शनी है उसका आयोजन बेसिकली नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो, तो अगस्त 2024 में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और एक खास बात यहां पर देखो कि जो ये प्रदर्शनी है इसका आयोजन नई दिल्ली के जनपथ में स्थित हाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस इस वर्ष 2024 में मनाया गया है। और ये फैक्ट आपके एग्जाम के लिए जानना जरूरी था आपके लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा ठीक है, तो ये उसी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। और यह भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के, ठीक है, किसके? वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में, यानी कि इसके अंडर में राष्ट्रीय हैंडलूम विकास निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया था। अब देखो एक फैक्ट यहां पर और नोट करो कि पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया भाई साहब? तो पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में, स्थान याद रखना, चेन्नई में मनाया गया। आपसे पूछ सकता है कि बताओ प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाएगा? आप कहेंगे 2015 में। डेट क्या है? 7 अगस्त है। कहां पर? चेन्नई में। इसके अलावा आपसे यही पूछ सकता है कि वर्ष 2024 में कौन सा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया? कौन सा संस्करण था? तो 10वां संस्करण था। यह भी बिंदु आपको जानना जरूरी है। ठीक है, हथकरघा पर जो है वर्तमान सरकार क्या है काफी फोकस कर रही है। ऐसे में प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में पद जो है भार ग्रहण किया है या पद ग्रहण किया है? डॉक्टर ग्रेनसन जॉर्ज, अनिरुद्ध जी को, या अभिषेक पाटिल, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ मुझे इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट बताओ, जल्दी बताओ। क्या है कि जो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान है उसके निदेशक किसे बनाया गया है? तो भैया जी लोग इसका जो उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर ग्रेनसन जॉर्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं फटाफट। तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही जो हमने आपको बताया कि डॉक्टर ग्रेनसन को अभी इसका निदेशक नियुक्त किया गया है। और वो बेसिकली जो सार्क है, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में वरिष्ठ कार्यक्रम विशेषज्ञ के पद पर भी वो रह चुके हैं। कौन? डॉक्टर ग्रेनसन। और अगर हम बात केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान की करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी भाई साहब? 3 फरवरी 1947, यानी कि 3 फरवरी 1947 को। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है जानना जरूरी है। और मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं, मुख्यालय इसका कोच्चि यानी कि केरल में इसका मुख्यालय है। ये दोनों फैक्ट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि यह प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, चलो। अच्छा, प्रमुख अनुसंधान और उनके मुख्यालय कहां कहां पर है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो टास्क नोट कर लो आज का पहला टास्क। फर्स्ट टास्क क्या? प्रमुख संस्थान क्या तैयार करना है आपको? प्रमुख संस्थान
के मुख्यालय, क्या मुख्यालय एवं स्थापना वर्ष, किस वर्ष वो स्थापित हुए थे, ये आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। और इसी में क्या होगा, प्रमुख वित्तीय संस्थान भी होंगे जो आपके इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं। एक संस्थान तो वो जो नॉर्मल संस्थान होते हैं, उनका मुख्यालय कहां पर, उनकी स्थापना कब हुई थी, ये आज आपको रेडी करना है, टास्क फर्स्ट आपके लिए है। और जो प्रमुख वित्तीय संस्थान होते हैं जैसे नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, इनकी स्थापना कब कब हुई थी, ये भी आपको रेडी करना है। और इसके लिए आप भाई साहब जो हमने पीसेस क्रैश कोर्स कराया, जो अभी चल रहा है, वहां पर जो हमने इकोनॉमिक्स की क्लास कराई है, उसमें से शायद 6ठी या 7वीं क्लास कोई है, उसमें हमने प्रमुख वित्तीय संस्थानों वगैरह के बारे में पढ़ाया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और मैंने एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स का पूरी क्लास ली है पीसेस क्रैश कोर्स के नाम से, जिसपे आप आरओ एयर वाले होंगे तो भी आप उस क्लास को देख सकते हैं, जो है पीसेस क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। शेड्यूल टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा, वहां पर मेरी क्लास कब कब हुई है वहां पर आप जो है जाकर के डेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर पढ़ा होगा 137, लेक्चर 152 ऐसा करके, ठीक है, उसको देखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन क्यों हमने दिया, क्योंकि इस बार कैंसर बेसिकली क्या है, चर्चाओं में रहा है। कैंसर की दवाओं पर जो जीएसटी की दर है उसको घटा लिया गया है, ऐसे में कैंसर चर्चाओं में है और इसलिए कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पूछ सकता है आप एग्जाम में, और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। तो कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जेरेंटोलॉजी, एंकोलॉजी, सर्पिटोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं, बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सॉरी बी, यानी कि ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इज द राइट आंसर, यानी कैंसर के अंदर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है भाई साहब, याद रख लीजिएगा। और कैंसर क्या है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ये स्मोकिंग वगैरह से भी फैलती है। ठीक है, अब देखो बी, तो कैंसर के अध्ययन को बेसिकली ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। सेकंड है कि 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या हुआ था कि जो कैंसर की दवाओं पर जो जीएसटी दर है उसको घटा लिया गया था, कितने से, 12% से घटा करके 5% कर दिया गया है। और यह फैक्ट हमने आपको एक प्रश्न के फॉर्म में कराया भी था, अगर आपको याद होगा, हमने जीएसटी की 54वीं बैठक के बारे में चर्चा की थी और हमने आपको इसके दर घटाई थी। अच्छा, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम पूछ सकता है कि जो कैंसर की दवा है उस पर जो जीएसटी की दर 12% से 5% कर दिया गया है, ये जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में निर्णय लिया गया है, तो आप कहेंगे 54वीं बैठक, यानी कि 54वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है। ठीक है, और भारत में प्रतिवर्ष कैंसर से लगभग 8 लाख लोग मौत का शिकार हो जाते हैं, एक बहुत बड़ी क्या है, संख्या है कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन विभक्त हैं, 15, 19, 30 या 32। भाई साहब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, कहीं कहीं पर आपको जोन जो है 18 देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी हाल ही में कोलकाता मेट्रो को शामिल करके 19 जोन बन गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखे रहना, अगर फॉर एग्जांपल यहां पर 19 नहीं होगा, अगर माना कि एग्जांपल यहां पर 18 है तो 18 वाले को राइट कर देना, अगर 19 है तो 19 वाले को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है आपको। फिलहाल 19 जोन है, लेकिन अगर 19 ऑप्शन में नहीं होगा, अगर 18 होगा तो 18 को टिक लगाइएगा, अगर 18 और 19 दोनों हैं तो 19 को लगाइएगा। ठीक है ना, चलो बाकी आपकी अपनी इच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये प्रश्न क्यों है चर्चा, मतलब क्यों हमने पूछा, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ, रेलवे से संबंधित कई सारी घटनाएं जो है, रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। तो अब आपके लिए टास्क नंबर 2 है, क्या टास्क नंबर 2 है भाई साहब, कि जो प्रमुख रेलवे जोन हैं, रेलवे जोन, क्या रेलवे जोन, ठीक है, रेलवे जोन, कौन सा स्टेशन या किस जो है उनका मुख्यालय कहां पर है, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, या उत्तर रेलवे में कौन सा मुख्यालय है, लखनऊ कौन से रेलवे में आता है, ठीक है, या पूछ लिया दिल्ली किस रेलवे में आता है, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने मुख्यालय रेलवे के जोन हैं, उन जोन के बारे में अक्सर आप लोग जो है क्या करिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो टास्क नंबर 2 है, रेलवे जोन के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी इकट्ठा करनी। भाई साहब उठा लो प्लीज कम, ठीक है, बैठे मत रहो, ये सब प्रश्न आते हैं, यही सब प्रश्न आप जीएस में नहीं करके आते हो, भूल जाते हो। ठीक है, और मैं बता रहा हूं तो फिर नोट कर लो। मुझे दुख होता है कि मैं इतना बकबक करता हूं, आप लोग पता नहीं नोट करते भी हो कि नहीं नोट करते हो। ठीक है, जो चीजें मैं बताता रहता हूं प्लीज कर लो। मेरा जो है, जो क्या कहते हैं, आवाज आप तक अगर कानों में अगर आपके जा रही है, अगर हेडफोन नहीं लगा के बैठे हो, तो प्लीज आप लोग इसको सब कुछ कर लिया करो। ये सब बातें जो मैं बताता हूं
मैं फिर से कह रहा हूं, जब जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, अगर आपने कंटिन्यूअस 7 मई से मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया है, अगर आपने उस दिन से देखना शुरू किया होगा और जिस दिन आप पीसीएस के एग्जाम में बैठोगे, आरओ के एग्जाम में बैठोगे, याद कर लेना मेरा चेहरा आपको जरूर याद आएगा, क्योंकि मैंने इतनी चीजें बता रखी हैं आपको। अगर आपने कर लिया, अगर आपने वर्क किया होगा, मुझे नहीं लगता है कि आपका प्रीलिम्स रुकेगा, लेकिन करोगे तब। मेंस भी नहीं रुकेगा अगर मेरे साथ आप तैयारी करोगे। शर्त इतनी है कि आपको करना पड़ेगा बस, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे तो तुम्हारा कहां नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो निकल रहा है हमारा या नहीं निकल रहा है, इस पर आपको फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोकस इस पे होना चाहिए कि आपका निकला है नहीं निकला। कोच जो होता है, जो मेंटर होता है, हमेशा बैक में होता है, ठीक है। लीडिंग पावर में आप हो, ठीक है, जितना आप हो। हमको जो पढ़ना पढ़ाना था, जो हारना हराना था, हार चुके हैं हम, ठीक है। जो मिलना मिला था सब मिल चुका मुझे, ठीक है। आपका काम क्या है? आपका काम है सिलेक्शन लेना। मेरी रिस्पांसिबिलिटी आपको सिलेक्शन करवाना, ठीक है। कोच कभी विजेता नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, कुछ आ रहा है पल्ले? नहीं पढ़ रहा है? कोई बात नहीं पढ़ रहा होगा तो। अब आज आपके लिए एक प्रश्न है कि पहला प्रश्न क्या है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए किस समिति का गठन किया गया था? यानी कि जो अभी वन नेशन वन इलेक्शन जो कैबिनेट ने पास कर दिया, इस पर हमने भाई साहब एक आर्टिकल कराया है आपको परसों। प्लीज वो आर्टिकल आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आरओ के लिए, पीसीएस के लिए और अन्य एग्जाम के लिए। वहां पर हमने कई सारे फैक्ट आपको बताए हैं और कई चीजें वहां पर अन्य बताई हैं, तो प्लीज उस आर्टिकल को देख लीजिएगा। थंबनेल में लिखा है एक राष्ट्र एक चुनाव के नाम से वो आर्टिकल पड़ा हुआ है, प्लीज उस आर्टिकल को जरूर देखिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, अब बताओ कि किस जो है समिति का गठन किया गया था? रामनाथ कोविंद समिति, अमित शाह समिति, गाडगिल समिति या रंगराजन समिति? तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा। अगर उस आर्टिकल को देख लोगे तो ये आंसर आपका इसका जो है आपको मालूम चल जाएगा। ओके, चलो अब आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर। मुख्य परीक्षा का जो अभ्यास प्रश्न है, सेम आर्टिकल वाला ही प्रश्न हमने आपको यहां पर दे दिया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन से आप क्या समझते हैं, और देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराया जाना कहां तक तर्कसंगत है? समीक्षात्मक टिप्पणी करनी है आपको, क्रिटिकल एग्जामिन इसका करना है। बहुत प्यारा और बहुत सुंदर सा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर लिखेंगे घर पे। कोई समस्या इसमें होगी तो आप मुझे बताइएगा, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स। मिलेंगे कल हम लोग एक नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।